guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha यादव। हम लोग ने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी जिसमें हम लोग से इलाजन का डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने उसका क्लीवेज का पैटर्न देखा एंड एक्सेस फॉर्मेशन हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर लास्ट वीडियो लेक्चर को हम रिकैप करें, सो व्हाट वी हैव सीन, अगर क्लीवेज पैटर्न हम सी इलाजन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ड्यू टू इट्स ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल हम लोग इसकी हर एक स्टेज को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लीवेज जो इसमें स्टार्ट होता है दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एंड जो क्लीवेज फरो बनता है वो रोटेशनल पैटर्न को फॉलो करता है। हर एसिमेट्रिकल डिवीजन के बाद इसमें दो सेल्स बनती हैं, जिसमें एक सेल जर्मलाइन लीनिएज को फॉलो करती है और दूसरी सेल हमारा फाउंडर सेल होगी, और वो फाउंडर सेल ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। अप टू थर्ड क्लीवेज तक हमने देखा कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स बनी, किस तरीके से वो बनी, है ना। हमने देखा जो पी सेल्स है वो जर्मलाइन को मैनेज करती है ताकि जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये भी देखा था कि जब हमारा जायगोट, जिसे हम पी नोट से डिनोट करते हैं, जब उसमें डिवीजन होता है एसिमेट्रिकल डिवीजन, इन दैट केस जो फाउंडर सेल हमारे पास बनती है वो किस लीनिएज को फॉलो कर रही है, जो स्टेम सेल हमारे पास बनता है P1 वो किस लीनिएज को फॉलो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमारी सेल्स बनने वाली हैं उनका अपना अलग अलग फेट होगा, और ये फेट कब डिसाइड होगा, जब इनका फेट मैप आप ड्रॉ करोगे, इनका फेट मैप कंस्ट्रक्शन करोगे, देन यू विल फाइंड कि ईच एंड एवरी सिंगल ब्लास्टोमियर हैव देयर स्पेसिफिकेशन, हैव देयर फेट, है ना। और उसी चीज को हम लोग फेट मैप कंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टडी करते हैं। सो वी विल सी अबाउट द फेट मैप कंस्ट्रक्शन, बट बिफोर दैट वी विल लर्न अबाउट द एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ सी इलाजन। ऑल यू नो दैट कोई भी आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर अगर आप एक्सिस की बात करते हैं, है ना, तो आपको पता है कि एक एक्सिस उसमें एंटीरियर एक्सिस होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो सकता है ना, लेफ्ट राइट एक्सिस हो सकता है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हो सकता है। सो हमें ये देखना है जो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस तो डेफिनेटली हम अभी तक लर्न कर चुके हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था कि जब ये सेल डिवाइड कर रही होती है तो ये हमारा एंटीरियर एक्सिस होता है और ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिस होता है। बेसिकली पोस्टीरियर एक्सिस और एंटीरियर एक्सिस को एक फर्टिलाइज्ड एग में कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा हमारा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा, कौन सा एंटीरियर एक्सिस बनेगा, यहीं से इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जो ये जायगोट होता है ना, जिसको हम लोग पी नोड सेल बोल रहे हैं, इस पी नोड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये अनफर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में होता है तो कुछ यहाँ पर मोर्फोजेनेटिक फैक्टर डिपोजिट होते हैं। ठीक है, मोर्फोजेनेटिक फैक्टर जो मोर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मोर्फोजेनेसिस करेंगे, राइट। ये जो मोर्फोजेनेटिक फैक्टर है, इस मोर्फोजेनेटिक फैक्टर का नाम है पी ग्रेन्यूल। ठीक है, ये जो पी ग्रेन्यूल्स है ना, ये पी ग्रेन्यूल्स मूव कर सकता है, बट अनफर्टिलाइज्ड एग में ये एक्यूमुलेटेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब इसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर करता है, ठीक है, सपोज कीजिए ये अनफर्टिलाइज्ड एग है और यहाँ पर हमारा मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर कर गया है, ये इसका पॉइंट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं अटैचमेंट है। यहाँ पर मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर किया और आपको पता है जो मेल प्रोन्यूक्लाई है उसके साथ में एंटर करता है सेंट्रियोल, है ना। अब ये सेंट्रियोल मूव करेगा, इस सेंट्रियोल की वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मूवमेंट होगी। ये जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है कैसे होगी कि जहां से मेल प्रोन्यूक्लाई ने एंटर किया है और मान लीजिए यहाँ कहीं फीमेल प्रोन्यूक्लाई रिसाइड कर रहा है, सो फीमेल प्रोन्यूक्लाई की तरफ से साइटोप्लाज्म मूव करना स्टार्ट होता है इस तरफ। आई थिंक ये विजिबल नहीं है आपको शायद, लेट मी चेंज द कलर। सो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है और मेल प्रोन्यूक्लाई की वजह से और सेंट्रियोल की वजह से साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस पोर्शन का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर मूव होना स्टार्ट होता है, इधर का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर मूव होना होता क्या है, एज अ रिजल्ट जो ये मोर्फोजेनेटिक
ग्रैन्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, पी ग्रैन्यूल जो प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू ये सारा का सारा ग्रैन्यूल्स इस पोर्शन में, पोस्टीरियर पोर्शन में, इस पोर्शन में डिपोजिट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जब हमारे पास फ्यूजन के बाद जो जायगोट बनेगा, उस जायगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा, तो 2 सेल बनने वाली है, हमें पता है ए बी सेल बनेगा, P1 सेल बनेगा, यानी एक हमारे पास जर्म लाइन को मेंटेन करेगा, जर्म लीनियस को मेंटेन करेगा, दूसरा फाउंडर सेल होगा, ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाएगा, है ना। अब ये जो जर्म लाइन सेल का इंश्योरिटी होता है वो इन पी ग्रैन्यूल्स की वजह से होता है। जिस सेल के पास ये पी ग्रैन्यूल प्रेजेंट है उसी को हम लोग जर्म लाइन सेल बोलते हैं, क्योंकि यही सेल है जो जर्म लाइन को मेंटेन करने वाली है। इन सेल में प्रॉपरली पी ग्रैन्यूल का डिपोजिशन हो सके, वो चीज इंश्योरिटी कौन करता है? जब हमारा एग फर्टिलाइज्ड होता है तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से जितना भी मोर्फोजेनेटिक पिगमेंट उसके पास है, यानी कि पी ग्रैन्यूल्स, वो सारा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से पोस्टीरियर एंड की तरफ डिपोजिट हो जाता है। इसीलिए जो सेल हमारी जर्म लाइन सेल बनती है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ बनती है, एंटीरियर एंड की तरफ नहीं बनती। ये इस चीज को इंश्योर करता है कि कौन सा हमारा इंटीरियर एक्सिस बनेगा, कौन सा हमारा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा। जिस सेल के पास पी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, जो हमारी जर्म लाइन को मेंटेन करने वाली है, वो हमारा पोस्टीरियर एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो पी ग्रैन्यूल है ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जिस सेल के पास हमारा पी ग्रैन्यूल का डिपोजिशन होता है वो पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो होती है जब हमारा एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अनफर्टिलाइज्ड एग के पास भी एक पोलैरिटी होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का पोलैरिटी। और अनफर्टिलाइज्ड एग का पोलैरिटी कौन इंश्योर करता है? हमारे पास जो आप देख रहे हो ये जो एग के अंदर मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर कर रहा है ना, जिस एक्सिस से ये एंटर करता है वो भी हमारा पोस्टीरियर एक्सिस ही होता है। बट द फैक्ट इज कि जो हमारी अनफर्टिलाइज्ड एग की पोलैरिटी होती है, जो मेल प्रोन्यूक्लाई की एंटर की होने से बनी है, ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बनी है। परमानेंट जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनता है वो हमारे मोर्फोजेनेटिक पिगमेंट यानी कि पी ग्रैन्यूल्स की वजह से बनता है। बट होता क्या है, जब ये मेल प्रोन्यूक्लाई इस एग में एंटर करता है तो ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये टेम्परेरी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो बना है ना, ये टेम्परेरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस परमानेंट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसी के इंडक्शन की वजह से पी ग्रैन्यूल का मूवमेंट होता है, डिपोजिशन होगा पोस्टीरियर एंड की तरफ। और जब ये सेल एसिमेट्रिकल डिवीजन को परफॉर्म करेगी, देन हमारे पास 2 एसिमेट्रिकल सेल मिलती है, अनइक्वल सेल मिलती है। वन इज फाउंडर सेल जिसके पास कोई पी ग्रैन्यूल नहीं है, सेकेंड जर्म लाइन सेल जिसके साइटोप्लाज्म में पी ग्रैन्यूल्स डिपोजिशन हो जाता है। दूसरी तरफ में समझे तो पी ग्रैन्यूल्स का जो ये मूवमेंट है इस चीज का इंश्योरिटी करता है कि जितना भी पी ग्रैन्यूल है वो जर्म लाइन में ही ट्रांसफर हो सके, किसी और सेल में ना जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे तो पी ग्रैन्यूल का जो फंक्शन है अभी तक अनक्लियर है, बट इट इज सपोज दैट कि पी ग्रैन्यूल्स जो है वो फेट डिटर्मिनेशन में समहाउ हेल्प करता है। ठीक है, ओके। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन हमने जो पढ़ा भी समझा, उसको हम लोग नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लाई एंड पी ग्रैन्यूल्स, ये 2 फैक्टर हैं जो इस चीज का इंश्योरिटी करते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनेगा, यानी कि कहां पर पोस्टीरियर एक्सिस बनना चाहिए, कहां पर एंटीरियर एक्सिस। सो पोजीशन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लाई, when it enter the oocyte cytoplasm, centriole associated with the sperm pronucleus, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल के एग के पास सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता, और एनिमल सेल को डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं सेंट्रियोल से आगे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज फरो जो बन रही है वो एनिमल सेल का एक स्पेसिफिक फीचर है ना। अब ये सेंट्रियोल आता कहां से, क्योंकि एग के पास तो है नहीं, तो ये सेंट्रियोल आता है उस स्पर्म प्रोन्यूक्लियस के साथ में, यानी कि स्पर्म का जो मेल प्रोन्यूक्लियस है उसके साथ सिर्फ मेल प्रोन्यूक्लियस नहीं आता, उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी आते हैं। सो स्पर्म का और जब एग का फ्यूजन होता है तो स्पर्म के साथ में मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर करेगा oocyte के साइटोप्लाज्म में, साथ ही साथ सेंट्रियोल भी एंटर करते हैं।
एंड उनकी एंट्रेंस की वजह से साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इनिशिएट हुई। इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ने क्या किया, इट पुशेस द मेल प्रोन्यूक्लियस टू द नियरेस्ट एंड ऑफ द ऑब्लोंगोसाइट एंड दिस एंड बिकम द पोस्टीरियर पोल। ठीक है, जहां पर हमारा मेल प्रोन्यूक्लियर रिसाइड करेगा वो हमारा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए पोस्टीरियर एक्सिस बन जाता है। फिर टेम्परेरी की वजह जो परमानेंट एक्सिस फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, पी ग्रेन्यूल्स की वजह से। पी ग्रेन्यूल्स आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है क्या, आपको याद रखना है, दीज आर मोर्फोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट प्रोबेबली फंक्शन इन स्पेसिफाइंग द जर्म सेल। इनका मेजर फंक्शन क्या है कि ये जर्म सेल को स्पेसिफाई करते हैं। जिस सेल के पास पी ग्रेन्यूल का डिपोजिशन है वो जर्म लाइन लीनिएज को मेंटेन करके रखे। इसीलिए जब हम क्लीवेज पैटर्न शो करते हैं तो हमने देखा था पी नॉट से हमारी दो सेल बनती है P1 और हमारा AB सेल, देन P1 फिर से डिवाइड होता है P2 और EMS में, अगेन ये डिवाइड होगा P3 और C सेल में, एंड देन जो लीनिएज ये फॉलो कर रहा है दैट इज P4 सेल, है ना। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी P सेल्स है ये सारी की सारी जर्म लाइन सेल्स है, यानी कि हर एक डिवीजन पर पी ग्रेन्यूल शिफ्ट होता है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पी सेल के पास जा रहा है। ठीक है, आइदर इट इज पी नॉट, P1, P2, P3, P4, यानी कि जो इसके पास ये सेल्स बन रही है ना, AB सेल, EMS सेल, C सेल, D सेल, इनके पास पी ग्रेन्यूल्स नहीं है। जब भी डिवीजन होगा किसी भी हमारी रेस्पेक्टिव पी सेल के अंदर, मान लीजिए P1 के अंदर डिवीजन हुआ है तो डिवीजन के बाद दो सेल बनेगी, एक P2 सेल बना है, एक EMS बना है। तो P1 के साइटोप्लाज्म में जितना भी पी ग्रेन्यूल डिपॉजिट था वो सारा का सारा शिफ्ट कर जाता है P2 के पास। P2 जब डिवाइड करेगी और उससे P3 और C बनेगा तो P2 का पी ग्रेन्यूल हमारा कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, P3 के पास। यानी कि पी ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या है, इट फंक्शन द स्पेसिफाइंग द जर्म सेल, ये जर्म सेल को स्पेसिफाई कर रहा है। राइट गाइस, सो यहां से हमें क्लियर हो गया कि इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। Now we will talk about the dorsal, ventral and right left axis, how they are going to form. डोर्सल वेंट्रल एक्सिस तो सिंपल सा है, आपने इतनी चीजें तो आई एम श्योर समझ में आ ही गई होगी आपको। जैसे इस लीनिएज से ही हमने देखा हमारे पास ये तो हो गया पी वाला लीनिएज, है ना। आगे अगर ए बी की बात करेंगे तो ए बी फर्दर डिवाइड होके बनाता है हमारा ए बी पी, राइट। ये ए बी ए और ए बी पी हमने किस बिहाफ पर समझा था, हमने कहा था जब ए बी सेल डिवाइड होता है तो इसका स्लाइडिंग होता है इस जायगोट के अंदर। ठीक है, इस जायगोट के अंदर जब इसका स्लाइड होगा तो इन सेल्स के बीच में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि ए बी का जो डॉटर सेल है वो अपने आप को एंटीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज कर लेगा और जो दूसरा डॉटर सेल है वो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज कर लेता है ना। इसलिए जहां पर ए बी का डॉटर सेल अपने आप को पोस्टीरियर साइड की तरफ अरेंज कर रहा है वही फ्यूचर डॉर्सल साइड बनाने वाला है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो ए बी पी है ना जहां पर प्रेजेंट होगा वो फ्यूचर डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद करिए हमने इस डिवीजन से पहले ये जो अभी आपको शो हो रहा है ना, इससे पहले हमने क्या समझा था, ये जायगोट है, पी नोड हम इसे कह रहे हैं। दो सेल यहाँ पे बन रही थी, एक हमारे पास P1 बन रहा था, दूसरा हमारे पास AB बन रहा था। आगे ये डिवाइड हुआ, P1 ने डिवाइड होकर दो सेल बनाई P2 और यहाँ पर था हमारा EMS। ठीक है, इसको थोड़ा सा आई थिंक इलोंगेटेड बना लेते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो सके। हमने क्या कहा था, यहाँ पर बना EMS, है ना। वही डिफरेंट कलर में अगर हम शो करें, हमारा जो AB था वो डिवाइड होके कैसे बना था, यहाँ पर बना ABP और यहाँ बना ABA। देखो क्या हुआ, AB जब डिवाइड हुआ था, इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ था इसमें, और इसने डिवीजन के बाद दो सेल बना लिया। अभी इन सेल ने इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर लिया कि ये एंटीरियर एक्सिस था हमारा, क्लियर था ना, ये तो एंटीरियर एक्सिस था, ये क्या था हमारा पोस्टीरियर एक्सिस था। तो जो AB का डॉटर सेल पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज हुआ उसको हमने ABP बोल दिया, और यहां पर ये किसको ओवरलैप करेगी, EMS को ओवरलैप करेगी। इस रीजन में ये EMS को ओवरलैप करेगी। मैंने तो यहाँ पे अलग बना लिया, डिस्टिंग्विश कर दिया हमने, बट एक्चुअल क्या है, ये EMS को ओवरलैप करती है। और जहां पर ये प्रेजेंट है उस एंड को हम बोल देते हैं डोर्सल साइड, ये फ्यूचर डोर्सल साइड होने वाली है ऑर्गेनिज्म का। वहीं जो EMS प्रेजेंट है, EMS क्या बनेगा, ये फ्यूचर वेंट्रल साइड होगा हमारे अडल्ट ऑर्गेनिज्म का।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। सो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस इमेज में आपको दिख रहा है ए बी पोस्टीरियर, क्योंकि ये किधर प्रेजेंट है, डोर्सल साइड की तरफ, यानी कि ये जो साइड होगा ये डोर्सल होगा और ये जो साइड होगा ये हमारा वेंट्रल होगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो अभी दो एक्सेस क्लियर हो गए, दिस वन इज पोस्टीरियर, दिस वन इज एंटीरियर एक्सेस, एंड यहाँ पर हमारा डोर्सल साइड हो गया, यहाँ हमारा वेंट्रल साइड हो गया। अब बात करते हैं हम लेफ्ट राइट एक्सिस की। होता क्या है, लेफ्ट राइट एक्सिस कैसे बनता है, देखिए लेफ्ट राइट एक्सिस का फॉर्मेशन लेटर स्टेज पर होता है। ठीक है, सो इसलिए उसको इतना ज्यादा आपने स्टडी नहीं करना क्योंकि वो लेटर स्टेज पर होगा, बट आपने याद क्या रखना है, देखिए जब लेफ्ट राइट एक्सिस का फॉर्मेशन होता है तो आप इसमें भी देखते हो जो ए बी सेल है उसके डिवीजन पर डिपेंड करता है कि विच वन इज गोइंग टू बी राइट एक्सिस, विच वन इज गोइंग टू बी लेफ्ट एक्सिस। यू कैन सी दैट जब ए बी सेल हमारा डिवाइड हुआ, एंटीरियर ए बी सेल जब डिवाइड हुआ तो इसने दो सेल बनाए, ए बी ए एल, ए बी ए आर। हमने किस बिहाफ पर इनको बोला, जो राइट साइड पर, फ्यूचर राइट साइड पर प्रेजेंट है, ये राइट साइड होगा, इसका राइट एक्सिस होगा, इधर साइड हमारा लेफ्ट एक्सिस होगा। सो जो फ्यूचर राइट साइड पर प्रेजेंट है उसको हमने बोला ए बी सेल, ए बी एंटीरियर सेल। ठीक है, और वो भी कौन सा, राइट हैंड साइड का सेल। दूसरा जो सेल है उसको, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे अरेंज था, हमने बोला ए बी डॉटर सेल दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर एक्सिस साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिमिलरली हमारा पोस्टीरियर सेल भी ऐसे डिवाइड हुआ, तो ये वाला जो साइड है ये हमारा राइट साइड है और ये वाला जो साइड है ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से हमने 3 एक्सिस फॉर्मेशन देखा है ना। अब हम पी ग्रैन्यूल्स का थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि पी ग्रैन्यूल्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है क्या नहीं। तो एक्सिस फॉर्मेशन तो हम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पी ग्रैन्यूल्स जो है इसके लोकलाइजेशन के लिए माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने ये कहानी तो समझ ली कि पी ग्रैन्यूल का लोकलाइजेशन होगा हमारी जर्मलाइन सेल में, बट उसकी लोकलाइजेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो यहां से समझिए। पी ग्रैन्यूल की लोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अपने माइंड में रखें कि माइक्रोफिलामेंट आर नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ पी ग्रैन्यूल्स, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कुछ केस स्टडी करी गई थी और उन केस स्टडी के ऊपर बेस्ड ही आपके एग्जाम्स में आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्या केस स्टडी करी गई कि जो पी ग्रैन्यूल्स है उसके लिए माइक्रोफिलामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, जो जायगोट था उसको हमने ट्रीट किया विद द साइटोकैलासिन डी। आपको पता है साइटोकैलासिन डी एक माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर है ना। मान लीजिए हमने जायगोट के अंदर माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर डाल दिया है ना। अगर ये हमारा पी ग्रैन्यूल माइक्रोफिलामेंट के ऊपर बेस्ड इसका मूवमेंट होता है, डेफिनेटली अगर माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा पी ग्रैन्यूल मूव कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। क्या कहा था हमने, हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग के साइटोप्लाज्म में पी ग्रैन्यूल डिपॉजिट होता है। इसका मूवमेंट कौन इंश्योर करता है? जब इसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर करता है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर होने से साइटोप्लास्टिक मूवमेंट होगी और साइटोप्लास्टिक मूवमेंट की वजह से पी ग्रैन्यूल्स मूव करेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस जायगोट के अंदर, यानी कि मेल न्यूक्लाई जाने के बाद हमारा जायगोट बन गया ना, हमारा जायगोट बन गया मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद, है ना। तो जायगोट के अंदर अगर हमने एक माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर डाल दिया तो डैम श्योर पी ग्रैन्यूल मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो माइक्रोफिलामेंट से मूव कर रहा है तो डैम श्योर वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो केस स्टडी हमने क्या करी, जब हमने जायगोट को साइटोकैलासिन डी से यानी कि एक माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर से ट्रीट किया तो मेरे रिजल्ट क्या मिला, सेग्रीगेशन ऑफ द पी ग्रैन्यूल्स टू द पोस्टीरियर ऑफ द सेल, यानी कि हमारा सेग्रीगेशन ही नहीं हो पाया पी ग्रैन्यूल्स का टू द पोस्टीरियर ऑफ द सेल, है ना। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, पी ग्रैन्यूल्स फाउंडर सेल में भी चला गया और पी ग्रैन्यूल हमारा जो P1 सेल बनी थी उसमें भी चला गया। तो यहाँ पर जर्मलाइन का लीनेज किसी एक सेल को तो मिला नहीं, है ना, उससे क्या हो गया, सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शोज करता है कि साइटोकैलासिन डी डालने से हमने जब देखा कि प्रिवेंशन हो गया है, हमारा पी ग्रैन्यूल सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये कि पी ग्रैन्यूल की मूवमेंट के लिए समहाउ हमारा माइक्रोफिलामेंट इंपॉर्टेंट है।
है ना। दूसरा जो केस स्टडी हुआ, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हमने क्या किया, हमने हमारे जायगोट को ट्रीट किया डेमोकोलेकिन से, ठीक है, डीमेकोलेकिन सॉरी, कोलेकिन जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है। व्हाट विल हैपन देन, हमें जो रिजल्ट मिला उसमें हमने क्या देखा, इट फेल्स टू स्टॉप दिस मूवमेंट, यानी कि पी ग्रेन्यूल्स आराम से मूव कर पा रहा था, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल तो उसकी मूवमेंट को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से हमें ये इंश्योरिटी मिली कि पी ग्रेन्यूल की मूवमेंट के लिए, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के लिए हमें माइक्रोफिलामेंट की जरूरत है, हमें माइक्रोट्यूब्यूल की जरूरत नहीं है ना। तीसरा जो केस स्टडी था यानी कि एक्सपेरिमेंट जो था, उसमें हमने देखा एक हमारे पास जीन होता है जिसे हम कहते हैं पार जीन। इस पार जीन का नाम होता है पार्टीशन डिफेक्टिव जीन, ठीक है। बेसिकली ये पी ग्रेन्यूल के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मोस्टली जो हमारे जीन्स होते हैं उनका नाम हम इस बिहाफ पर रखते हैं कि अगर हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो वो क्या रिजल्ट शो करेगा, है ना। पार जीन को भी ऐसे ही याद रखना है आपने। पार जीन बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एक जीन, और ये जीन क्या करता है, अगर इस जीन में म्यूटेशन हुई तो ये पार्टीशन में डिफेक्ट लेके आएगा। किसका पार्टीशन, पी ग्रेन्यूल का पार्टीशन। पार्टीशन होगा तभी तो हमारी जर्म लाइन सेल और फाउंडर सेल बनती है ना। तो पार जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये पी ग्रेन्यूल के पार्टीशन में डिफेक्ट लेके आता है। सो व्हाट वी डू, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी मदर ली, एक मदर के जायगोट से हमने पार जीन को रिमूव कर दिया। बेसिकली ये जो पार है ना, ये साइटोप्लाज्म में रिसाइड करता है, ऊ साइट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये ऊ साइट के साइटोप्लाज्म में रिसाइड कर रहा है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग में भी पार जीन प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइज्ड एग में भी पार जीन होगा, है ना। हमने क्या किया, उस मदर की ऊ साइड की हमारा जो एग है उसमें से पार जीन को रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, द पार्टीशन ऑफ द पी ग्रेन्यूल्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स आर बोथ डेफिशिएंट इन दोज एम्ब्रॉयज हुज मदर्स वर डेफिशिएंट इन एनी ऑफ द पार जीन। यानी कि अगर हमने हमारे जायगोट से पार जीन का रिमूव कर दिया तो ना तो हमारा माइटोटिक स्पिंडल का ओरिएंटेशन हो पाया, ना ही हमारा पी ग्रेन्यूल का पार्टीशन हो पाया, यानी कि वो जर्म लाइन सेल और फाउंडर सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, उसका पार्टीशन नहीं हो पाया, है ना। होना क्या था, सारा का सारा पी ग्रेन्यूल्स जाना था हमारी जर्म लाइन सेल के पास में, लेकिन इसका सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास पार जीन नहीं है। तो हमने दो चीजें यहां से कंक्लूड करी इन एक्सपेरिमेंट से। पहली चीज कि हमारा जो पी ग्रेन्यूल्स है ये एक्सिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सेल बनती है उसमें जर्म लाइन लीनिएज को बनाने के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इस पी ग्रेन्यूल्स की मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें माइक्रोफिलामेंट की जरूरत है, हमें माइक्रोट्यूब्यूल की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर सेल के पास माइक्रोफिलामेंट में भी कोई डिफेक्ट आ जाता है देन हमारा सेल पी ग्रेन्यूल का सेग्रीगेशन नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरा हमने इससे क्या कहा कि इसके लिए सिर्फ माइक्रोफिलामेंट नहीं बल्कि कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जीन कौन सा है, पार जीन। ये पार जीन इंश्योर करता है द पार्टीशन ऑफ दिस पी ग्रेन्यूल, बट अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, अगर इसको हमने रिमूव कर दिया तो ये पार्टीशन नहीं होने देगा, माइटोटिक स्पिंडल का मूवमेंट नहीं होने देगा। ये एक्सपेरिमेंटल जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में केस स्टडी होती है ना, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सो डू नॉट स्किप दैट, बिकॉज अगर आपने वो नहीं समझा तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ से आई एम श्योर स्किप कर रहे हो। सो मेक श्योर कि आप जितने भी एक्सपेरिमेंटल या केस स्टडी होते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, आप उन्हें अच्छे से स्टडी करो कि क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, क्या हमें उसके रिजल्ट मिले थे। सो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, प्रोटीन एनकोडेड बाय पार जीन आर फाउंड इन द कोर्टेक्स ऑफ द एम्ब्रॉय एंड अपीयर टू इंटरैक्ट विद द एक्टिन साइटोस्केलेटन। एक्टिन साइटोस्केलेटन से वो इंटरैक्ट कर रहा है तो समहाउ माइक्रोफिलामेंट की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सिस फॉर्मेशन इन सी इलाजिन। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।